दोस्तों नमस्कार। आप सभी का एक बार पुनः हमारे YouTube चैनल स्टडी विद मनोहर पर स्वागत है। दोस्तों यूपीएससी सीरीज़ के तहत यूपीएससी के प्रॉपर मार्गदर्शन के अनुरूप आज हम एक आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, थोड़ा सपोर्ट रखिए। हम आपके लिए इतना एक तरह से प्रॉपर गाइडेंस के रूप में हमारी टीम मेहनत करती है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा वीडियो लगता है, क्या रिफॉर्म हम कर सकते हैं। दूसरी ये चीज़ है कि जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, आपके परिवार में सदस्य हैं जो यूपीएससी के अकॉर्डिंग तैयारी या किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, हर सेक्शन के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। उनके अनुरूप अगर कोई अगर वीडियो है तो उनको भेज सकते हो ताकि वो भी देखें और अपनी तैयारी मजबूत करें। क्योंकि वर्तमान में जो कोरोना का दौर है, इसमें एक तरह से जो संस्थागत कोचिंग्स वगैरह बंद हो गई है, तो हम आपके लिए ऑनलाइन रूप से एजुकेशन फ्री में प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए। अब हम सीधा अपने वीडियो पर चलते हैं। तो आज हमारे जो टॉपिक का नाम होगा यूपीएससी मेंस जीएस। ठीक है, जीएस एक तरह से मतलब हल्का सा सिलेबस और उसकी बुक लिस्ट, मेन है बुक लिस्ट, प्रॉपर बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए, इस पर हम एक एक चीज़ को देखेंगे। तो यूपीएससी मेंस जीएस उसका मतलब हल्का सा सब्जेक्ट देखेंगे। उसके बाद में प्रॉपर क्या बुक लिस्ट हो जिसका अध्ययन करके आप भी आईएएस बन सकते हो, आप भी लबासना की यात्रा कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि यूपीएससी के अंदर हमने कई बार बताया भी है, हमारे प्लेलिस्ट में आप विजिट कर सकते हो जहां पर मैंने यूपीएससी प्रीलिम्स के बारे में पूरी जानकारी दे दी है। अब मेंस में हम आते हैं, तो मेंस में 9 पेपर होते हैं, लेकिन आज हमारा टॉपिक क्या है, जीएस। ठीक है, जनरल स्टडीज़ जिसे कहा जाता है, सामान्य अध्ययन। इसके कितने पेपर होते हैं, 4 पेपर होते हैं। ठीक है, पहले GS1। ठीक है, GS1 सबसे पहले ये होता है पहला। तो ये 250 नंबर का है। कितना नंबर का, 250 नंबर का। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इसके कितने पार्ट में क्या क्या आ जाएगा, लेकिन एक अपन पिछले साल के जो पेपर है उनको देखकर एक अनुमान लगा सकते हैं कि कितने क्वेश्चन एक तरह से आते हैं। तो इसमें सबसे पहला खंड है वो है इतिहास। क्या है, इतिहास। सबसे पहला हो गया इतिहास। इतिहास के भी इसमें सेक्शन है। ठीक है, तो एक तो हो गया मतलब कि प्राचीन, ठीक है, मध्य, उसके बाद में आधुनिक, ठीक है, उसके बाद में अपना जो विश्व इतिहास, उसके बाद में कला और संस्कृति। तो ये हो गया इतिहास का खंड। इतिहास के लगभग एक तरह से 120 नंबर का मान सकते हैं, 120 से 130 नंबर का ये सेक्शन रहेगा। तो काफ़ी बड़ा खंड ये रहेगा। अब आपको यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है, तो प्राचीन और मध्यकाल से ज़्यादा क्वेश्चन एक तरह से इतने नहीं आ रहे हैं, या फिर जो वो है वो कला संस्कृति से ज़्यादा रिलेटेड आ रहे हैं। तो इसमें जो आपको पता है कि RS शर्मा नामक एक जो अपने आती है NCERT, उसको आप रीड कर सकते हो। तो इसमें RS शर्मा हो गई। उसके बाद में जो मतलब ये किसकी, प्राचीन की। मध्यकाल में कौन सी, सतीश चंद्रा, तो वो भी NCERT है, तो इनको पढ़ना है। इस पर सीधी सी बात है, क्या है, स्पेक्ट्रम। वो एक तरह से वन स्टॉप सॉल्यूशन है, एक पुस्तक ही आपको पढ़नी है। तो ये स्पेक्ट्रम हो गई। इसमें आपको अगर मन करे तो विपिन चंद्रा की NCERT पढ़ लीजिए। ठीक है, विपिन चंद्रा की NCERT ये पढ़ सकते हो। ठीक है, विश्व इतिहास में जो 12th की NCERT है, दोनों वो आपको पढ़नी है। और इसके साथ साथ में विश्व इतिहास में पिछली बार तो क्वेश्चन आया नहीं था, उससे पहले लगातार 4 साल में एक क्वेश्चन आ रहा है। तो आपको हो सके तो किसी कोचिंग वगैरह के, जैसे विजन IAS के प्रिंटेड नोट्स पढ़ लिए, इस टाइप से आप पढ़ के मतलब क्या, इसमें 1750 से लगाकर एक तरह से जो 1990 तक का इतिहास शामिल है, विश्व इतिहास शामिल है। तो हल्के से मतलब टॉपिक आपको नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पे अमेरिका क्रांति हुई तो उसके क्या कारण थे, उपनिवेशवाद क्या था, साम्राज्यवाद क्या था, किस प्रकार से उन्होंने एक दूसरे को इम्पैक्ट किया, तो वो चीज़ हल्की सी आप देख सकते हो। तो इस टाइप से इसको तैयार कर सकते हो। कला एंड संस्कृति में तो आपको पता है कि नितिन सिंघानिया पुस्तक आती है। ठीक है, नितिन सिंघानिया ये पुस्तक आती है। तो ये टाइप हो गया है एक तरह से हमारा इतिहास का सेक्शन। इसमें जो पहला GS फर्स्ट का जो पार्ट है। इन पोर्शन में आते हैं तो सेकंड में क्या है, सोशल इश्यू। क्या है, सोशल इश्यू। तो सब इसमें सोशल इश्यू है, तो ये भी लगभग 50 से 60 नंबर का है। ठीक है, इसको क्या करते हैं लोग, एक तरह से इग्नोर कर लेते हैं, इसको पढ़ते ही नहीं है, लेकिन इसको पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि 50 से 60 नंबर आप
एक एक नंबर की जहां मारामारी हो वहां पर 50 से 60 नंबर आप तरह से छोड़ना काफ़ी बड़ी चुनौती पैदा हो सकती है आपके लिए। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, इसमें एक तरह से विजन आईएएस के जो प्रिंटेड नोट्स आते हैं, विजन आईएएस के जो प्रिंटेड नोट्स आते हैं वो पढ़ना है आपको, ठीक है। विजन आईएएस के प्रिंटेड नोट्स पढ़ने आसानी से ये कवर हो जाएगा। दूसरा इसमें क्या करना है, जो आपके अपने जो गूगल अंकल है, ठीक है, गूगल अंकल आपके मोबाइल फ़ोन में होता ही है, तो क्रोम में जाइए, सीधा जाकर सर्च कीजिए कुछ भी, जैसे इसमें अर्बनाइजेशन टॉपिक है, विमेंस टॉपिक है, ठीक है, धर्मनिरपेक्षता टॉपिक है, सांप्रदायिक का टॉपिक है, क्षेत्रवाद टॉपिक है, तो उनको सीधा जाकर सर्च कीजिए। उसके बारे में जो ऊपर के 2-3 लेख आते हैं वो पढ़ लीजिए, फैक्ट एकत्रित कर लीजिए, आपका तैयार हो जाएगा। 50 से 60 नंबर आसानी से इसको तैयार इस टाइप से कर सकते हो। अब हम अगले सेक्शन में इसी में आते हैं। तीसरा पार्ट इसका जीएस अभी फर्स्ट ही चल रहा है, ठीक है, जीएस फर्स्ट ही चल रहा है। इसमें क्या आता है, ज्योग्राफी, ठीक है, ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, इसमें आपको 6वीं से 8वीं तक तो पढ़नी है ओल्ड एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी, ठीक है। उसके बाद में क्या है, 9th से 12th आपको न्यू एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक है, तो ये पढ़ना है। उसके बाद में एक एटलस पढ़ना है। अब इनसे काम हो जाएगा, लेकिन कई बार क्या होता है, एक आधा क्वेश्चन बाहर आ सकता है या एनसीईआरटी की लैंग्वेज से हटके भी आ सकता है। तो आप ऐसे कोई अलग से पुस्तक भी नहीं है जो इस तरह से कवर कर पाए, कोई देख सकते हो आप कुछ। इसमें एनसीईआरटीज़ को कैसे पढ़ना है, तो ये है कि जो एनसीईआरटी आप स्टार्ट करते हो तो उसमें सारे जितने भी मैप हैं उनको आपको अच्छे से कवर करना है। दूसरी क्या है कि ज्योग्राफिकल शब्दावली, ठीक है, मेन इसका रोल रहेगा, ठीक है, शब्दावली का, तो उसको आपको ध्यान से रखने की आवश्यकता है, क्योंकि सीधी सी बात है, ज्योग्राफी का आंसर लिखोगे तो शब्दावली का तो यूज़ करना ही पड़ेगा। तो पढ़ने के टाइम आपको ये ध्यान रखना है। पिछले साल के पेपर देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन आता है। ज्योग्राफी आपको पता है डायनेमिक सब्जेक्ट है, इसमें करंट से रिलेटेड होता है, ठीक है, तो करंट से आपको इसको लिंक करना पड़ेगा, ठीक है, करंट से लिंक करना पड़ेगा, तो आसानी से इसको आप कवर कर लोगे। तो ये हो गया जीएस फर्स्ट का हमारा पूरा सेक्शन हो गया। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है और कैसे कैसे चीज़ों को देखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं जीएस सेकंड में, ठीक है, जीएस सेकंड में इसमें भी 3 पार्ट है, ठीक है, 3 पार्ट है, लेकिन इसमें क्या ये भी 250 नंबर का आता है, वो तो सीधा ही है। इसमें पहला खंड है पॉलिटी, ठीक है, पॉलिटी, ठीक है, पॉलिटी का हमने 2 लेक्चर लिए थे और इसकी एकमात्र पुस्तक है, ठीक है, एम लक्ष्मीकांत, ठीक है, एम लक्ष्मीकांत, तो एकमात्र पुस्तक है, इसको आपको बार बार रिवाइज करना है। इसमें जो क्वेश्चन आपको थोड़ा पढ़ते टाइम ध्यान रखना है, एक तो कमीशन, ठीक है, जितने आयोग हैं, मेंस के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि हमारा टॉपिक आज मेंस का ही है, तो कमीशन की रिपोर्ट्स है वो किस प्रकार से, जैसे पुंछी आयोग है, सरकारिया कमीशन है, सेकंड एआरसी है, एआरसी फर्स्ट है, उसके बाद में संविधान समीक्षा जो 2000 में हुई थी, तो उन्होंने क्या बोला, जैसे राज्यपाल पे क्या क्या कहा है, आर्टिकल 356 के अनुप्रयोग के ऊपर उन्होंने किस प्रकार से अपना विवरण दिया है, राष्ट्रपति शासन को किस प्रकार से युक्त लगाया जा सकता है, तो उन पर इनकी क्या क्या रिकमेंडेशन दे। तो मतलब कहने का मतलब है कि वो पढ़नी पड़ेगी, आप आंसर लिखोगे तो उनको कोट करोगे तो आपको अच्छे नंबर आएंगे। फिर क्या आता है वाद, सुप्रीम कोर्ट के जो केसेज होते हैं, फेमस केसेज, जैसे केशवानंद भारती केस, ठीक है, केशवानंद भारती वर्सेज केरला स्टेट, तो ये केस है, तो ये बहुत फेमस केस है, इसको आपको लिखना चाहिए, विवरण में लिख सकते हो, जैसे जहाँ कहीं लिखने का अवसर मिलता है, जैसे संविधान की सर्वोच्चता का क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर लिख सकते हो, और आधारभूत ढांचे का सीधा आता है तो इनका आप यूज कर सकते हो। तो पढ़ते टाइम आपको थोड़ा सा इन चीज़ों पर फोकस करना पड़ेगा। इसके बाद में सेकंड इसका सेक्शन आता है, वो क्या है, सोशल जस्टिस, ठीक है, सोशल जस्टिस एंड गवर्नेंस, ठीक है, सोशल जस्टिस एंड गवर्नेंस, थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं ताकि आपको सही दिखे, ठीक है, सोशल जस्टिस और गवर्नेंस। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, इसमें आपको विजन आईएएस की सेम वही प्रिंटेड मटेरियल, ठीक है, विजन आईएएस के प्रिंटेड जो मटेरियल है तो वो पढ़ना है आपको एक बार रिवाइज। इसमें क्या होगा कि आप टॉपिक से रूबरू हो जाओगे, जैसे सिटीजन चार्टर आपका क्या है तो वो बता जाएगा, SC ST वर्ग के लिए संविधान में क्या प्रावधान है, फिर उनके में क्या क्या प्रावधान है, मतलब विधान किसको बोलते हैं, जो एक तरह से पार्लियामेंट के द्वारा कानून निर्मित किए जाते हैं उनको लॉ बोलते हैं, तो वो कौन कौन से क्रिएट है, गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन सी स्कीम्स निकाली गई है स्पेशल वर्ग के लिए, तो वो सारे एक जगह पे आपको मिल जाएंगे। उसके बाद में वापस वही है, आप फिर यहाँ पर गूगल का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपको फैक्ट चाहिए, क्या चाहिए,
फैक्ट चाहिए, ठीक है, कमेटी की रिपोर्ट्स वगैरह चाहिए, गवर्नमेंट स्कीम चाहिए, ये सारी चीज़ें एक जगह मिलती नहीं है। तो थोड़ा हल्का सा तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा। आईएएस बनने जा रहे हो तो थोड़ी मेहनत तो आपको खुद को करनी पड़ेगी। कोचिंग आपके लिए पूरी तरह से मतलब सिलेक्शन नहीं करवा सकती, कुछ खुद से करना होता है। जो ये काम करता है उसका ही सिलेक्शन होता है। तो थोड़ा सा अवेयर रहे, और जो आप एक तरह से टीचरों के जाल में फंसे हुए हो तो उस पर ज़्यादा मतलब जोर नहीं देना चाहिए, बल्कि स्वयं की सेल्फ स्टडी पे फोकस करना चाहिए और थोड़ा रियलाइज आप कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट, सोशल जस्टिस और गवर्नेंस। फिर इसमें आता है इंटरनेशनल रिलेशन, आईआर, ठीक है, आईआर। इसमें सबसे ज़्यादा आपका मतलब आपकी एक तरह से इंक्वायरी आ रही थी कि आईआर को कैसे तैयार करें। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, आईआर सबसे रोमांचक भी है और सबसे महत्वपूर्ण है, आपके जीवन का हिस्सा है। हमारे सबके अभी जैसे कोरोना है चल रहा है, तो किस प्रकार से भारत के जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध हमारे निर्मित हुए हैं, कौन से देश है जो हमारे को अभी दवा की सप्लाईज कर रहे हैं, ऑक्सीजन का एक तरह से जो भेज रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आईआर के अंदर आती है। तो आईआर में क्या है कि एक तो बेसिक खंड आता है, ठीक है, जिसपे क्वेश्चन नहीं आता है बट इनको लिखने में काम करना पड़ता है। तो इसका जो लक्ष्मीकांत आपकी जो मैंने पुस्तक बताई थी अभी पॉलिटी में, उसका जो लास्ट चैप्टर है, ठीक है, लास्ट चैप्टर है, उसका क्या नाम है, पढ़िए कभी, भारत की विदेश नीति। बस वहाँ से बेसिक कर लो और यहाँ से क्या कर लो, विजन आईएएस का जो करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है तो वहाँ से करंट अफेयर कर लो, बस हो गया। आराम से आपके 4 के 4 क्वेश्चन वहीं से आ जाएंगे, आराम से लिख के आप इसको तैयार कर सकते हो। सबसे कम इसको ही पढ़ना पड़ता है, मतलब पूरी जो सिलेबस है उसमें सबसे आसानी से यही कवर होता है, क्योंकि सबका इंटरेस्ट होता ही है विदेश नीति पे। तो पूरा अपन भारत के वाले तो स्पीच दे देते हैं। तो ये हो गया। फिर आते हैं जीएस थर्ड पर, सबसे खतरनाक एक तरह से हिंदी मीडियम के लिए यही माना जाता है, लेकिन इसमें अच्छे नंबर आ सकते हैं अगर आप प्रॉपर रणनीति से इसका अध्ययन करोगे तो अच्छे नंबर आ सकते हैं। इसमें सबसे पहला आता है इकोनॉमी, ठीक है, इकोनॉमी में देखा जाए तो इसमें काफ़ी सिलेबस जो है एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा है, बेसिक भी आता है, करंट अफेयर से ओरिएंटेड ये बहुत ज़्यादा इसमें क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्या पढ़ सकते हो, मतलब कुछ एनसीईआरटी, सम एनसीईआरटी, सब पूरी नहीं पढ़नी है। एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि एनसीईआरटी का मिथक क्या है। मतलब कहीं तो ऐसे आते हैं कि 6ठी से 12वीं तक पूरी एनसीईआरटी पढ़ लो, तो पूरी पढ़ने का मतलब क्या होगा, 200-300 एनसीईआरटी, आपकी ज़िंदगी निकल जाएगी पूरी एनसीईआरटी पढ़ते पढ़ते। तो इतनी ज़रूरत नहीं होती है, जितनी सिलेबस मतलब आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग तो पढ़ोगे नहीं, बाकी आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, सिलेक्शन हो जाए उसके बाद अगर आपका मन करता है तो पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब कुछ एनसीईआरटी जैसे 11th वाली है, ठीक है, जो भारत का आर्थिक विकास, उसको आप पढ़ सकते हो। माइक्रो वाली जो 12th वाली है, हो सके तो उसको पढ़ सकते हो, 2 खूब है इसमें, ठीक है। दूसरी, इसमें अभी तक कोई बेहतरीन पुस्तक आई नहीं है इस मार्केट में, कोई जो इकोनॉमी को कवर कर पाए। तो इसलिए फिर क्या होता है कि किसी कोचिंग का हमें सहारा लेना पड़ता है या फिर कोचिंग के नोट्स पढ़ने पड़ते हैं। तो मुझे लगता है कि जो अरुण सर पढ़ाते हैं अब मतलब अलग अलग कोचिंग्स में, तो उनकी आप नोट्स वगैरह को रेफर कर सकते हो, बहुत अच्छे मेरे को सही लगे और मेरे नंबर भी ठीक आए थे। तो मुझे लगता है कि रिलायबल है, तो अरुण सर से आप संपर्क कर सकते हो, ये तैयार कर सकते हो। दूसरा फिर क्या आता है, बजट, ठीक है, बजट, ठीक है, इकोनॉमी सर्वे, तो ये तो खुद को ही पढ़ना पड़ेगा, तो इकोनॉमी सर्वे हो गया। उसके बाद में इसमें आप खूब इंटरनेट का यूज़ कीजिए, अपने पास जो आपका जो गूगल है उसका सहारा लीजिए, क्योंकि पूरे इकोनॉमी के फैक्ट आपको यहाँ से मिल जाएंगे। एक एक शब्द जो आपको नहीं समझ में आ रहा वो यूज़ कीजिए। उसके बाद में यूट्यूब, ठीक है, तो यूट्यूब पे जाकर कुछ भी वीडियो देख लीजिए, कुछ मैं आपको हेल्प करा दूंगा, कुछ जो ऐसे कॉन्सेप्ट आधारित जो टॉपिक है वो हम आपको कवर कराते रहेंगे, हमारे साथ जुड़े रहिए। इसमें जैसे मृणाल सर की वीडियो आपने कुछ देख सकते हो। तो ऐसे करके इकोनॉमी को आप आसानी से कवर कर सकते हो और अच्छे नंबर पा सकते हो। मतलब कुल मिला के इसमें करंट अफेयर्स में आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। उसके बाद में दूसरा सेक्शन आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, साइंस एंड टेक। तो साइंस एंड टेक में आपको क्या ध्यान रखने की आवश्यकता है, इस पे जो क्वेश्चन आते हैं वो अनुप्रयोग आधारित क्वेश्चन आते हैं। क्या आते हैं, अनुप्रयोग मतलब एप्लीकेशन, ठीक है, मतलब उपयोग। अब आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि यूपीएससी में कि आप रॉकेट बना के बताइए, मतलब क्या मतलब है, आपको कोई मतलब नहीं है उनका, ठीक है। अब आएगा कि कोई भी अगर रॉकेट अगर भेजा गया है, मंगलयान हो चाहे कौन सा भी हो, तो उसका भारत के लिए क्या अनुप्रयोग है, समाज के लिए क्या है, अर्थव्यवस्था के लिए क्या है, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, मतलब पूरा उसके सिनेरियो में उसके क्या क्या यूटिलिटी है, तो वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा उस पर फोकस करने की आवश्यकता है। पूरी टेक्नोलॉजी जो भी 7-8 सिलेबस में है, नैनो टेक्नोलॉजी हो, बायो टेक्नोलॉजी हो, डिफेंस टेक्नोलॉजी हो, आईसीटी हो, तो सबके एक एक टॉपिक लीजिए, उसके अनुप्रयोग आप पढ़ते जाइए। और कोई वैश्विक स्तर पर चल रही है तो उसको भी देख लीजिए, इस प्रकार से आसानी से कवर हो जाएगा। इसमें विजन आईएएस की जो करंट
अफेयर्स की जो मैगजीन है उससे आप आसानी से इसको कवर कर सकते हो। अगर आपका साइंस बैकग्राउंड है तो आपको बेसिक बिल्कुल भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका साइंस बैकग्राउंड नहीं रहा है तो कुछ हल्का सा कोई भी एनसीईआरटी या बुक वगैरह पढ़ सकते हो। तो ये हो गया साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात। उसके बाद में आगे हम बढ़ते हैं तो इसमें एक आता है एनवायरनमेंट। क्या आता है? पर्यावरण। तो पर्यावरण में आपको एक चीज़ ध्यान रखने की आवश्यकता है कि मेंस में पर्यावरण ज़्यादा है नहीं, मतलब 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, वो भी बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। तो आप ज़्यादा मतलब इस पर कोई ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा इतना ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें वो पता ही है आपको, अगर दृष्टि जो पब्लिकेशन की बुक आती है बहुत अच्छी पुस्तक है, और अगर आपकी इंग्लिश सही है तो शंकर IAS की जो बुक आती है, दोनों में से कोई भी एक पढ़ सकते हो और आसानी से पूरे क्वेश्चन कर सकते हो। और इसमें पता ही आपको पूरा करंट अफेयर्स ही आएगा। अगर 2 क्वेश्चन आएंगे तो 2 के 2 करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, तो 2 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से, और करंट अफेयर्स आप कहाँ से? विजन आइज की मैगजीन से कवर करके आसानी से एनवायरनमेंट में पूरे सवाल सही कर सकते हो। अब हम इसके अगले सेक्शन में आते हैं, तो वह DM जो आप बढ़ने जा रहे हो, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट इसमें क्या होता है कि इसमें मतलब इसमें बस इतना दे रखा है भारत में आपदा और उसका प्रबंधन, तो इसमें ज़्यादा सिलेबस से डिफाइन नहीं किया हुआ है इस टॉपिक का। तो इसमें बस तो आप ही इसमें पढ़िए बस आपदा, ठीक है, फिर उसका प्रबंधन, ठीक है। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है, 2005 में आपको पता होगा कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आया था, और अभी कोरोना में ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट भी है, तो इसको आप अच्छे से कवर कीजिए। इसकी साइट पे जाओगे तो हर मतलब इसकी वेबसाइट पे जा सकते हो, गूगल में सारा लीजिए और सीधा टाइप कीजिए NDA में, और सीधी साइट आ जाएगी। उस पर सीधा जो कोई भी आपदा, चाहे भूकंप हो, चाहे अभी कोरोना महामारी चल रही हो, हर जिसके इसमें लिखी हुई है कि आपको क्या कदम उठाने चाहिए, भविष्य में कौन कौन से काल में आती है, क्या क्या उसका सिस्टम रहता है। तो यहाँ से आसानी से आप इस टॉपिक को कवर करके, एक क्वेश्चन आता है तो एक का एक आप उसको सही कर सकते हो, ठीक है। मतलब ज़्यादा इसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मतलब आप ज्योग्राफी पढ़ोगे तो वहाँ भी आ जाएगा, भूकंप वहाँ आ जाएगा, ज्वालामुखी वहाँ आ जाएगा, सुनामी वहाँ आ जाएगा, भूस्खलन आ जाएगा, हिमस्खलन आ जाएगा। कहने का मतलब है वो सारे टॉपिक वहाँ से कवर हो जाएंगे। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, तो इसमें आता है फिर आंतरिक सुरक्षा। क्या आता है? आंतरिक सुरक्षा। आंतरिक सुरक्षा, ठीक है। तो आंतरिक सुरक्षा यहाँ से इसमें लगभग 6 से 7 टॉपिक ही है और लगभग 4 क्वेश्चन आते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब 100% रिपीट होंगे, ठीक है, 100% रिपीट सवाल होंगे। तो पिछले पेपर इसमें देख लेने चाहिए। और इसमें जो एक पुस्तक आती है अशोक सिंह की, अशोक सिंह जो अभी IG लगे हुए हैं या DGP है शायद उत्तराखंड सरकार में, तो उनकी किताब है, बहुत फेमस पुस्तक है। इसका आप सीधा अध्ययन कर लीजिए, यहाँ से सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। दूसरे इसमें भी करंट जुड़ेगा, सीधी सी बात है, करंट अफेयर्स। जैसे कुछ भी, जैसे एयर स्ट्राइक हुआ था तो क्वेश्चन बना था, अभी जो नक्सलवाद वगैरह समस्या है तो उस पर क्वेश्चन बन जाएगा। सोशल मीडिया किस प्रकार से भारतीय समाज को, भारतीय लोकतंत्र को कमज़ोर कर रहा है, उस पर क्वेश्चन बनते हैं। और मनी लॉन्ड्रिंग का सिस्टम जो नीरव भाई मोदी ने उन्होंने फैलाया है, तो उस पर क्वेश्चन बनता है। इस टाइप के जो भी करंट सिनेरियो में, UPSC में क्या होता है, करंट सिनेरियो में जो टॉपिक रहते हैं उसको फिर बेसिक से जोड़कर क्वेश्चन को क्रिएट किया जाता है। तो इस टाइप से ये चीज़ हो गई है। तो अभी हमने 3 पेपरों को देख लिया है। उसके बाद में हम इथिक्स की बात करें तो GS4 जिसे इथिक्स कहा जाता है, इसका हमने सेपरेट वीडियो डाला है, पूरी तरह से इथिक्स को पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग और क्या पढ़ना है, क्या क्वेश्चन आते हैं, सब चीज़ें हमने दी है। तो इसको आप हमारे जो YouTube होता है उसमें एक प्ले लिस्ट होती है, ठीक है, प्ले लिस्ट में UPSC के मार्गदर्शन में जाकर इसको आप देख सकते हो। इस प्रकार से हमने आज UPSC के चारों पेपरों का एक तरह से बुक लिस्ट, जो एक कंप्लीट अनुशासन रूप से बुक लिस्ट को देख लिया है। अब इसमें क्या होता है कि हर आदमी की अलग अलग बुक लिस्ट हो सकती है। अब आपको लगेगा कि मैंने इतनी कम क्यों बताई है। मेरा मानना है कि मतलब कम नहीं है, बहुत अच्छी है, और लगभग सारी चीज़ें अपने को कोई विशेषज्ञ तो बनना नहीं है और न ही कोई इसमें एक एक चीज़ को लेकर कोई ग्रंथ लिखने हैं। आपको बस इतना है कि वो टॉपिक आपको समझ में आ जाए और UPSC की डिमांड को पूरा करते हुए हम लिख लें। करंट अफेयर्स को किस तरह से तैयार करना, उसका हमने सेपरेट वीडियो बना लिया है, उसको आप भी देख सकते हो और करंट अफेयर्स को तैयार कर सकते हो। इस प्रकार से आज हमने UPSC मेंस जनरल स्टडी GS के सभी पेपरों को पूरी तरह से देख लिया है, उसकी बुक लिस्ट को देख लिया है। और आप अच्छे से कोरोना में घर पे पढ़ते रहिए। ऐसे नहीं हो कि IPL आ गया तो अब बस कोई दिक्कत नहीं है कि छोड़ देते बाहर, आराम से नेट तो खूब आता है, उसका यूज़ करते जा रहे हो। तो इसका आप सकारात्मक यूज़ करते हुए अच्छे से तैयारी कीजिए। हम आपका हर कदम पर एक तरह से सहयोग करते रहेंगे। और मेन चीज़ ये है कि इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।